आप सभी को नमस्ते। आज हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जब समरूपता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपको दो चीज़ विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ। एक तो हम अंतिम समय में इस प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं। हमने प्रारंभिक दौर में थोड़ा सा लेट प्रारंभ किया था पढ़ाना, तो मैं आपको पूरी प्रश्नावली नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? कि इस प्रश्नावली में टोटल 5 प्रश्नावलियाँ हैं, जैसे 6.1, 6.2 से लेके, और इसमें से एक 2 नंबर का सवाल आएगा, एक 1 नंबर का सवाल आएगा, एक 1 नंबर का सवाल आएगा। हम प्रयास ये करेंगे कि इस एक वीडियो के माध्यम से हम इन चारों क्वेश्चन को कवर कर लें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो थ्योरम से जुड़ी हुई है और कंसेप्चुअल चीज़ें होती है जो फेस टू फेस, अर्थात अगर आपको मैं बैठ के स्टडी कराता हूँ या बोर्ड के माध्यम से रियल स्टडी कराता हूँ तो ज़्यादा इस समझ में आपको आता है। आपसी परामर्श होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ कहना चाहता हूँ, कौन सी चीज़ समझ रहे हो। रटी रटाई चीज़ बोलने से कोई अर्थ नहीं होता है, वो मैं आपका वैसे व्यर्थ समय करना चाहता नहीं। तो हम चाहेंगे कि हम अधिकतम से अधिकतम पढ़कर आपके सवाल का सरल करने का प्रयास करें। तो देखो, हमारे त्रिभुज को पढ़ने से पहले एक लाइन ये कहती है कि सभी सर्वांगसम जो आकृतियां होती है वो समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं। अब देखो, इसने सबसे पहले तो नाम दे दिया सर्वांगसम का और समरूप का। जब सर्वांगसम आता है तो उस रूल के बारे में आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि जो सर्वांगसमता होती है उसमें जो भी भुजा हमारे पास आती है उसकी वैल्यू एकदम इक्वल होनी चाहिए। अगर 2 ट्राइंगल्स की हम सर्वांगसमता की चर्चा करते हैं, मान लो ये दोनों ट्राइंगल है, अगर इसकी भुजा 5 ये है तो ये भी 5 ही होनी चाहिए जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। जबकि समरूपता में ये आवश्यक नहीं होती। समरूप में क्या होता है, हाँ, अगर हम इन 2 चीजों की चर्चा कर रहे थे, इनके संगत जो एंगल है वो बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर भुजा ये 5 है तो ये 15 चल जाएगी, ये 10 है तो ये 30 चल जाएगी, अर्थात इनका जो अनुपात होता है वो इक्वल होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी ये है कि जो समरूपता में बात होती है वो भुजाओं के रेशियो की होती है, अर्थात भुजाओं के अनुपात की बात होती है, जबकि सर्वांगसमता में वो इक्वलिटी की बात करता है। अब सर्वांगसमता की ये परिभाषा है कि 2 त्रिभुज अगर कब समरूप होते हैं, जब उनके एक तो संगत कोण बराबर हो और उनकी जो संगत भुजाएं वो एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। आपको इसी लाइन को 2 चीजों को याद रखना है। हमारे कई बार एग्जाम में सवाल आ सकता है कि समरूपता की क्या शर्तें हैं। अगर 1 नंबर का भी सवाल आ गया कि समरूप की कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होंगे उसके लिए क्या होना चाहिए, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। अगर हमें नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारे समरूपता की शर्त है, एक तो इनके जो कोण है वो तो एकदम बराबर होने चाहिए, और इनकी जो साइड होती है, जो भुजाएं, वो समान अनुपात में चलेगी। ये 2-3 चीजें हमें ध्यान रखना है, और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी 6.1 है वो कवर हो जाएगी। अभी देखते हैं कैसे कवर होती है। ये 6.1 के बनने वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? ये 6.1 के सारे क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगी 6.1 के। आप इसका अध्ययन करो। देखो क्या कह रहे हैं। पहला त्रिभुज कहता है कि सभी वर्त होते हैं। देखो, ये वर्त होते हैं, वर्त में एक त्रिज्या होती है। जब इनकी त्रिज्या की इक्वलिटी की हम बात करेंगे तो मान के चलो, जब पूरी एकदम बराबर होगा तो हम सर्वांगसमता की बात करेंगे, और जब इनके समान अनुपात में होने की बात करेंगे तो देखो, वर्त कोई भी हो, एंगल वो 360 डिग्री बनाएगा अंदर से, और ये वर्त भी बनाएगा और ये वर्त भी बनाएगा। बात रही त्रिज्या की, तो अगर ये 10 से 5 है तो ये 2 होगी या 2.5 होगी, अर्थात ये त्रिज्याएं अपने आप ही समान अनुपात में हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें कोई चीज़ होती नहीं है, सारी त्रिज्या समान होती है। तो जितने भी जो वर्त होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में वर्ग की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वर्ग की आकृति बनानी है। जब वर्ग की आप आकृति बनाओगे तो आपको ये चीज़ तो पता है कि वर्ग के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। और समरूपता की तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त वो एंगल से जुड़ी हुई है, ना कि उसकी भुजाओं से। भुजा तो उसको अनुपात में चाहिए, रेशियो में। अगर ये 5 है तो ये 10 चल जाएगी, लेकिन सर्वांगसमता में ऐसा कभी नहीं चलेगा। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप, और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्यों होंगे? आप मुझे बताओ, जब वो कह रहा है कि संभव सभी भुजाएं समान है,
तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने ये 3 चीज पढ़ ली। उसके बाद में ये कह रहा है कि समरूपता की शर्त क्या है? अगर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर, और उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। तो मेरा आपसे कहना है क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं, समरूपता बहुत ईजी है। समरूपता में इतना ही होना चाहिए कि उनका कोण बराबर होना चाहिए, बाकी अनुपात कोई भी चलेगा, 2 का, 5 का, 4 का, लेकिन सभी भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। अभी हम इसको विस्तृत रूप से आगे और अध्ययन करेंगे, तब आपको एकदम अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है? अगला सवाल आपको 2 उदाहरण देने जो समरूप हो, तो देख लो, एक तो वर्त का दे लो, वर्ग का दे लो, और जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है त्रिभुज और वर्ग नहीं है, आयत और त्रिभुज नहीं है, ये चीजें। अब हमें इनकी चर्चा करनी है कि ये 2 आकृतियां सर्वांगसम है कि नहीं, समरूप है कि नहीं है। देखो, समरूपता के लिए सबसे पहले कंडीशन हमारी होती है कि इनके एंगल होते हैं वो बराबर होने चाहिए। इसका एंगल कितना डिग्री है? 90। क्या इसका 90 है? नहीं। इसका मतलब ये अगर एंगल की लाइन में फेल हो गया तो ये कभी भी समरूप नहीं हो सकता। हाँ, अनुपात आप देखो, 1.5 का 3 आ गया, इस 1.5 का ये 3 आ गया, इस 1.5 का ये 3 आ गया, और इस 1.5 का ये 3 आ गया। अनुपात एकदम समान है, लेकिन इनके कोण अलग अलग है। अगर कोण अलग अलग है तो वो आकृति कभी भी समरूप नहीं हो सकती। तो समरूपता के लिए जो हमारी विशेष कंडीशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी 2 आकृतियां समरूप तब होगी जब उनके जो साइड्स होती है, भुजाओं के अनुपात है, वो रेशियो, वो एकदम क्या आना चाहिए? इक्वल आने चाहिए, रेशियो आना। और जो एंगल होता है वो एकदम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? जैसे मैं 2 त्रिभुज लिखकर आपको सही व्यवस्थित समझाने का प्रयास करता हूँ। एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। अब आपको मैं पूछता हूँ कि ये समरूप है कि नहीं है। तो इसकी समरूपता के लिए क्या है? जैसे मान लो ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनके कोण बराबर होने चाहिए। तो बोलो कोण बराबर है कि नहीं? ये जरूरी नहीं कि 60 डिग्री हो, ये 60 की जगह 70 भी हो जाएगा और ये 40 भी हो जाएगा। तो यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, ये 70 और यहाँ 40 कोण ये चलेंगे, कोण बराबर होने चाहिए त्रिभुज के तीनों। बात आती है भुजाएं समानुपात में कैसी हो, तो ये 5 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 12 है और ये 10 है, तो ये कितनी है? 20। आप ये देखोगे 6/12, सॉरी हाँ 6/12, 5/10 और 10/20, ये इनका 1/2 1/2 अनुपात है कि नहीं? ये अनुपात होना चाहिए। और जब इस प्रकार का अनुपात आएगा तो वो निश्चित रूप से आकृति कैसी होगी? समरूप। अब हम बात करेंगे कि इस प्रश्नावली में से कौन कौन से सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इस क्वेश्चन से हमारे 2 सवाल तैयार हो जाते हैं और इसको हमें बहुत बड़े तरीके से समझना है। एक परिमेय भी की तरह भी क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर कर देता है, जो हमें ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो ये कह रहा है कोई एक रेखा है जो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करता है। ये D आ गया और ये E आ गया। भुजा BC क्या है? समांतर। तो हमें ये सही करना है, ये सही है कि नहीं। देखो, सबसे पहले तो ये लिखता क्या है, उसके बाद में ये सिद्ध क्या करता है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो हमें क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं हो सकते। मान के चलो आपकी किताब वाला आपको पूछता है कि ये 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े हो गए आपके। अब हमें इनकी त्रिभुजों की तुलना करनी है, और त्रिभुजों की जब तुलना करनी है तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जब ये समरूपता के रूप में डिवाइड करती है तो ये आता है, जब भुजाएं 2 समांतर होती है तो इनके बटावा में ये बराबर होता है। अगर आपको इस भुजा का मान दे दिया जाए, इसका दे दिया जाए, इसका दे दिया जाए, तो इसका भी पूछ सकता है। आपको इन चारों भुजाओं में कोई सी भी भुजा का मान देकर वो पूछने का प्रयास कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये ध्यान रखना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखनी है, इसका रूल होता है AD/AB। पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, एक तो इस छोटे से त्रिभुज की, एक इस पूरे त्रिभुज की। तो ये होता है AD/AB और दूसरा होता है AE/AC।
अगर आपको इसी का मान ज्ञात करना है तो आप इस ए सी को ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ए प्लस ई सी। अब आपको इसी का मान ज्ञात करना है तो ए सी में से आप क्या घटा सकते हो, ए ई, और यहां पर वो मान रख सकते हो जो आपको जो ज्ञात करना है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो मेरा आपसे कहना है कि इसको आप थोड़ा सा ढंग से समझो। ये कैसे भी सोल्व किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि इनके जो दो आर्टिकल प्राप्त हो रहे हैं हमें, ये आपको याद होने चाहिए। ये बड़े ही काम आने वाले हैं दोनों, और ये काम आएंगे तभी आप इस मैथ्स की प्रश्नावली को ढंग से समझ पाओगे, इस त्रिभुज की प्रश्नावली को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, वरना समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। और मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी थ्योरम्स है जो हमारे बेसिक कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, और बेसिक कंसेप्ट बातों से कभी पूरा नहीं होता। मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। अब देखो आगे, आपको दोनों लाइनें समझ में आ गई। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटियां, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। ये क्या कहता है, एक तो संगत कोण होता है वो बराबर होना चाहिए, जैसे ये दोनों, ठीक है। और दूसरी इनकी जो भुजाएं वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर। और जब ये बराबर है तो ये त्रिभुज जैसे ए बी है, ये किसके समांतर, इसके डी के समांतर, बी सी किसके समांतर, ई एफ के, और सी ए ये जो किसके समांतर है, इसके। तब ये कंडीशन बनती है, तब ये एकदम समरूप होता है। तो समरूपता की ये कंडीशन अगर याद रहेगी तो 99% 2 नंबर का सवाल जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, समरूपता की ये जो शर्तें पालन करता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा सवाल आएगा। अब सवाल कैसे आता है वो देखिए आप। ये सवाल ये एक और है कि यदि दो त्रिभुज है, उनके संगत कोण बराबर है, उनकी संगत भुजाएं के अनुपात में ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। इसको कैसे सिद्ध करते हैं वो आप इसमें देख सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना डीप नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ परिमेय सोल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये सवाल आपका आगे बहुत अच्छा सवाल है, हमें ये ध्यान रखना है। देखो, अगर हमें इसमें P का मान ज्ञात करना है, P कहाँ है, ये रहा। P का मान ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, जब ये कह रहा है या मान रहे हैं हम दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमारे लिए कंडीशन क्या होती है कि ये बराबर होने चाहिए। तो देखो, आपको ये चेक करना है कि 6 का डबल कितना है, 12, 3.8 का डबल कितना है, 7.6, और इसका डबल कितना है, ये। हम इनको इस अनुपात में लिख सकते हैं। तो आपको इनको कैसे लिखना है, जैसे अगर आपने लिख दिया ए बी, तो ए बी किससे कटता है, ए बी इससे कटता है, तो ए बी के नीचे क्या आएगा, आर क्यू। ये होना चाहिए समान अनुपात। जरूर नहीं है कि इसके समांतर ये होता है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि ये किससे बराबर अनुपात के रूप में डिवाइड हो सकता है, ताकि हमारे उत्तर सही आ जाए। अब दूसरी चीज 3.3 किससे कटेगा, इससे, तो इसका मान हो गया ए सी, और ये किससे कटेगा, आर पी से। और बची हुई भुजा है जो बी सी है, वो किसके आ गई, पी क्यू के। तो बोलो ये भुजाएं बराबर अनुपात में आई कि नहीं आई। अगर ये भुजाएं बराबर अनुपात में आएगी तो मान के चलो इनके कोण भी बराबर अनुपात में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमें ये चीज चेक करनी है कि कौन सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इनसे कौन से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जैसे ये ए बी आया इधर, तो 3.8 वाले हमें ऐसा एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है, और हमें 3.8 इधर है तो यहाँ से 7.6 लिखना है, ये 6 है तो ये 12 लिखना है, और ये 6√3 इधर है, उसको इसके समकक्ष भेजना है। तो जब ये और ये दोनों हट नहीं रही है तो आप ये लिखो P और Q, और उसके बाद में PQ लिख दिया आपने। 3.8 है तो ये हमें 7.6 चाहिए, तो इसको लिखना है इधर Q, इसको लिखना है P, क्या लिखना है, और इधर क्या लिखना है, R। तो ये देखो, आप मुझे बताओ, इस AB का मान 3.8 है तो इस RQ का मान कितना है, 7.6। इस RQ का मान 7.6 नहीं है। इस AC का मान 3√3 है, तो इसका मान क्या है, इस RP का मान, तो ये RP का मान, और इस QP या ये P की है, आया नहीं है। अब जो हमारा त्रिभुज बनेगा, जैसे ये ABC, तो ABC का समरूप कौन सा त्रिभुज बनेगा, RPQ। अब हमें कोण कौन सा ज्ञात करना है, कोण P ज्ञात करना है, जो किसके बराबर है, B के बराबर। B का मान कितना है, 60 डिग्री, आया नहीं है। तो हमें ये चेक करना है सही तरीके से। तो देखो एक बार, कोण C का मान किसके बराबर है,
कोण पी के बराबर। हमने थोड़ी सी गलती कर दी होगी, एक बार फिर देख ले, सॉरी, हाँ बिल्कुल गलती करिए। क्या गलती करिए वो मैं वापस एक बार बता रहा हूँ कि हमने त्रिभुज बनाया ये यहाँ से, ये ए बी सी लिखा, तो हमने ये आर पी क्यू पे लिख दिया। आर पी क्यू नहीं लिखना है, हमें लिखना आर क्यू पी। जैसे ये ए बी सी आ रहा है ना, तो हमें इसको ऐसे बनाना, तो आर क्यू और पी, तो ए के बराबर बी और सी, तो हमें पी ज्ञात करना, पी के बराबर लास्ट में क्या आएगा, सी। मुझे बताओ सी का मान कितना आएगा, ये हमें निकालना है। और जब आप इसको निकालोगे तो ये 80 है, ये 60 है, कितना आ गया 40, तो इस पी का मान भी कितना डिग्री आएगा, 40 डिग्री। बोलो आया कि नहीं आया। मेरा आपको समझाने का टारगेट यही है कि समान अनुपात की भुजा दे दी, इसका मतलब ये नहीं वो समान अनुपात में, और समान अनुपात मिल रहा है इसका मतलब ये जरूरी नहीं हो कि ये दोनों पैरेलल हो, ये घुमाकर वो कैसे भी दे सकता है। हमें इनको व्यवस्थित करके सवाल को सही करना है ताकि हमें कभी भी दिक्कत नहीं आए। और ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये कहता है अगर दो त्रिभुज समरूप है तो पी का मान ज्ञात करो, तो फिर हमें इस तरीके से पी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। फिर आपको किसी तरीके से मुद्दे से भटक नहीं सकते, क्वेश्चन को हल करने से दूर भाग नहीं सकते, और आपको इनको सरलीकरण करना पड़ेगा। अब देखो आगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि जब दो त्रिभुज होते हैं और समरूप होते हैं तो उनको किस प्रकार हमें सरल करना है। तो देखो ऐसा कैसा आपकी बुक में भी सवाल है, उस भी सवाल को आपको करना है, लेकिन ये सवाल हम कर रहे हैं। देखो जब इस सवाल को हम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये इसकी बात कह रहा है कि एक लंबाई 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब के लगे खंबे के आधार से परे ये इस चाल से चलती। देखो हमारी ये चाल तो कहीं काम आने वाली नहीं है, तो क्यों नहीं हम इसको, ये 4 सेकंड बाद में लड़की की आवाज़ पूछ रहा है, सॉरी छाया, तो सेकंड में हम क्या कर देते हैं 4.1.2 को हम किसे गुणा कर देते हैं 4 से, तो हमारे इसकी दूरी आ जाएगी। 4 सेकंड में इतनी दूरी चली, ठीक है कि नहीं। अब इस प्रश्न को हम करते हैं जो चित्र बनाया हुआ है। देखो ये लड़की है, ये त्रिभुज है। अब इसमें हमें समरूपता बनाना है कि जो इनसे त्रिभुज बन रहा है वो समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज है तो वो कौन कौन सा त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज एक तो बात करेंगे त्रिभुज ए बी और ई की, ये पूरा त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा, सी डी और ई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन दोनों में कॉमन लिया ताकि समरूपता के एंगल एकदम बराबर आ जाए। उसके बाद में आपको देखना है कि ये जो भुजाएं होती है वो बराबर निश्चित रूप से समान अनुपात में होगी। अब ये लिख रहा है कि कोण बी और डी बराबर है। क्यों बराबर है कि दोनों एकदम स्ट्रेट है, तो दोनों कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, और कोण ई और ई बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम बार बार भूल कर देते हैं, ये दो त्रिभुज है, इनकी सर्वांग क्षमता हमें सिद्ध करनी है। तो हमें क्या लिखना है, ए बी बटावा बी ई। इसी प्रकार हमें लिखना है, ये तो एक त्रिभुज की भुजा आ गई, और इसी प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी डी बटावा डी। ये तो एक ही त्रिभुज की बात है, लेकिन जब दो त्रिभुजों की हम सर्वांग क्षमता की तुलना करेंगे तो इसकी भुजा जब बीई आएगी तो इसकी कौन सी आएगी, डीई। तो आप एक ही बात है, अभी मैं बता दूंगा, आप इनका सरलीकरण करोगे तो भी वो ही आएगा। तो बीई बटावा डीई बराबर ए बी बटावा सी डी। ये ए बी आ गया और ये क्या आ गया, सी डी। दोनों अलग अलग त्रिभुजों की हम तुलना करते हैं, और पूर्व में मैंने आपने दो त्रिभुजों की तुलना करके आपको बताया था। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका मान रखना है। जैसे ये बीई क्या है, बीई पूरी है, ये यहाँ तक, तो ये तो आ गई 4.8 और ये कितनी आ गई x, तो ये 4.8 और ये x लिखोगे क्योंकि ये बी डी 4.8 दूरी ये चली, फिर नीचे x आ जाएगा, ये 3.6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.9, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आएगा नहीं है। और जब इनको सरल करेगा तो ये x का मान आ जाएगा। आपको ये सवाल देखना है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया कि ये समरूपता के इस रूल से होगा, और इस रूल के बिना कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये 90 सेंटीमीटर में, इसलिए इसको मीटर में बदला, और ये 3.6 ये सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आप देख सकते हो कोई मिस प्रिंटिंग हुई होगी छोटी मोटी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हमें इनकी इकाइयां बराबर लेकर इन सवाल को करना है, क्योंकि ये भी मीटर में है
तो ये भी 3.6 सेंटीमीटर है, तो ये भी किस में है, ये सेंटीमीटर नहीं ये मीटर है, ठीक है कि नहीं। अब हमें इस तरीके से सवाल को करना आना चाहिए। ये आगे इसी की थ्योरम है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इतनी देर तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं की हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे सवाल आए भी थे। एक सवाल में लाना चाहता था, शायद इसमें वो नहीं है, अगले जब भी हम टेस्ट सीरीज लेके चलेंगे तो वो सवाल हम ले लेंगे। लेकिन अब जो ये बात कर रहा है, ये कह रहा है इनके क्षेत्रफल की, किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को, मान लो कि त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर बटावा DE का स्क्वायर। अगर किसी एक का क्षेत्रफल दे देवे तो आपको भुजाओं का मान पूछ सकता है या त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इसके दो सवाल, एक तो वो अनुपातकार, एक ये अनुपातकार। इन दोनों का आप जितना अध्ययन कर सकते हो आप करो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR की तुलना कर रहे हैं, तो इनकी भुजा देखो PQ, QR और RP, इनका आप अलग अलग स्क्वायर करो, बटावा देंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो आर्टिकल है ये आपको याद होने चाहिए, ये आपके 100% परीक्षाओं को कवर करेगा। अब देखो आगे इनके सवाल, जैसे ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, 6.4 तक हम आगे सारे मोस्ट सवाल करके हैं, वही सवाल कर रहे हैं जो आपके संख्यात्मक आंकड़ों से जुड़े हुए। बाकी डीप हम धीरे धीरे इसके 2-3 वीडियो बनाएंगे जो आपको कवर कर देंगे, आपको एक भी डाटा बाकी नहीं रखेंगे, हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांश में इनका क्षेत्रफल ये है, तो मैंने आपको बताया ये नियम होता है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF। अब ये बात कर रहा है EF की, तो आपको EF के तुलनात्मक में क्या आएगा, BC ज्ञात करना है, तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर। ये कितना बता रहा है, एरिया ऑफ ABC 64, ये 21 बता रहा है। अब ये भुजा ये 15.4 का होल स्क्वायर दे रहा है और ये BC का स्क्वायर। आप इनको कॉलम बनाकर ऐसे स्क्वायर एक साथ भी लिख सकते हो। जब ये स्क्वायर आपका यहाँ से हटेगा तो अंडरूट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। ये 15.4 है, एक नहीं, तो 15.4 बटावा BC। जब हमें BC ज्ञात करना है तो आप क्या कर सकते हो, 15/4 ये बटा 8 ये गुणा 11, और इनको जब गुणा करके आप आंसर निकालोगे तो किसका मान आ जाएगा, BC। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई प्री बोर्डों में ये सवाल आते हैं और बोर्ड में भी आपकी ज़्यादातर चांस यही है इस सवाल के आने का। तो इस सवाल को आपको थोड़ा सा डीप और ढंग से पढ़ने का प्रयास करना। अगला सवाल है, ये दो समरूप त्रिभुजों भुजा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको भुजाओं का अनुपात बोल रहा है, तो भुजाओं का अनुपात ये होता है, मान लो AB/D ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 4 का 16, 9 का कितना हो जाएगा 81, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 और 81। इस प्रकार हमें पढ़ने हैं, बड़े गहराई लगाकर पढ़ना, दिमाग लगाकर पढ़ना है। इस प्रश्नावली से हमारे दो ही सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो दोनों मैंने बता दिए। एक तो अनुपात से जुड़ा हुआ आता है और दूसरा आता है क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ। अगर और भी कोई सवाल इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें 1-1 नंबर की वो हमें ध्यान रखना है। इसके 2 नंबर के सवाल बनते हैं, एक ही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। इसके अलावा मैंने एक परिमेय भी कुछ समय पहले आपको बताई थी, और छोटा छोटा आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। हम एक वीडियो की सीरीज और लेकर आएंगे, 2-3 वीडियो आपके इसके बनाएंगे ताकि आपको ये कवर कर देगा। आप जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।